नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है टीचिंग मेथड। और टीचिंग मेथड में अपन टीचिंग मेथड के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ शुरू करेंगे ये वीडियो। चलो देखते हैं एक एक करके सभी प्रश्नों को। पहला प्रश्न है हमारे सामने, चित्र पहचानना, परिभाषा आदि पहचानना, याद करना। आदि आदि का परिवर्तन किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है? चित्र पहचानना, परिभाषा आदि पहचानना, याद करना। आदि व्यवहार का परिवर्तन। व्यवहार का परिवर्तन किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है? तो इसका ऑप्शन है हमारे पास ज्ञानात्मक उद्देश्य, अवबोधात्मक उद्देश्य, कौशलात्मक उद्देश्य और ज्ञान उपयोग उद्देश्य। इसका सही आंसर होगा ज्ञानात्मक उद्देश्य। चलो आगे बढ़ते हैं। काव्य शिक्षण। काव्य शिक्षण का उद्देश्य है, पहला ऑप्शन है भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना। ये नहीं होगा इसका आंसर। व्याकरण नियमों की जानकारी देना, ये भी नहीं होगा। संगीत कला में निपुण बनाना, यह तो बिल्कुल ही नहीं होगा। रसानुभूति और भावानुभूति कराना इसका करेक्ट आंसर है। तो काव्य, रस, भाव, रस। काव्य क्या करता है? रस देता है, भाव देता है, ये याद रखना है। इकाई पाठ्य योजना के प्रवर्तक कौन है? मॉरिसन। इकाई पाठ्य योजना के प्रवर्तक कौन है? मॉरिसन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाठ्य योजना निर्माण का सर्वाधिक लाभ मिलता है विद्यार्थियों को, शिक्षक को, प्रधानाध्यापक को, समाज को? तो ऑप्शन तो गलत, ये तो हो ही नहीं सकते। पाठ्य योजना निर्माण का सर्वाधिक लाभ मिलता है शिक्षक को। यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट विद्यार्थी लगा देंगे, विद्यार्थी बिल्कुल भी नहीं मिलता विद्यार्थियों को। इसका करेक्ट आंसर है शिक्षक को। पाठ्य योजना का सर्वाधिक लाभ किसको मिलता है? शिक्षक को। अगला क्वेश्चन हमारे साथ, शिक्षण कौशलों के विकास के लिए व्यवस्था की जाती है सूक्ष्म शिक्षण की, दल शिक्षण की, इकाई योजना की, अभिकर्मक अनुदेशन की? तो साथियों, शिक्षण कौशलों के विकास के लिए सूक्ष्म शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। किसकी की जाती है? सूक्ष्म शिक्षण की। छठा क्वेश्चन देखते हैं। पद शिक्षण का उद्देश्य। पद शिक्षण का उद्देश्य क्या है? रसानुभूति। आपको इतना सा याद रखना है, पद, काव्य, भाव और रस, ये कुछ भी आ जाए, चारों रिलेटेड प्रश्न में पूछ ले जाते हैं। एक दूसरे से मिले जुले इनके आंसर होते हैं, तो ये ऐसा याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रस्ताव प्रस्तावना के प्रथम 4-5 प्रश्न आधारित किस पे होते हैं? प्रस्तावना के जो प्रथम 4-5 प्रश्न आधारित प्रत्यय स्मरण पे होते हैं। किस पे होते हैं? पुरानी, जो भी पुरानी मेमोरी है उस पर आधारित होते हैं। अध्यापक दैनिक पाठ्य योजना का निर्माण करता है। अध्यापक दैनिक पाठ्य योजना का निर्माण किस लिए करता है? पाठ को समझाने के लिए, पाठ को व्यवस्थित करने के लिए, या फिर निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, बालक में कौशल के विकास के लिए? तो अध्यापक दैनिक पाठ्य योजना यानी कि दैनिक पाठ्य योजना का निर्माण निर्धारित उद्देश्य को बच्चों में निर्धारित उद्देश्य को प्राप्ति के लिए करता है। चलो अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन की गुणात्मक प्रवृत्ति नहीं है? कौन सी मूल्यांकन की गुणात्मक प्रवृत्ति नहीं है? साक्षात्कार भी है, साक्षात्कार भी है, प्रश्नावली भी है, निर्धारण भी है, कौन सी नहीं है? तो इसमें आएगा करेक्ट आंसर मौखिक परीक्षा। मौखिक परीक्षा मूल्यांकन की गुणात्मक प्रवृत्ति नहीं है। हिंदी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन करते समय आप किस बात पर विशेष जोर देंगे? हिंदी भाषा में हिंदी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन करते समय आप किस बात पर विशेष जोर देंगे? शुद्ध वर्तनी पर नहीं देंगे, परियोजना कार्य पर बिल्कुल ही नहीं देंगे, शुद्ध उच्चारण पर नहीं देंगे, विभिन्न संदर्भ में प्रयोग, भाषा प्रयोग की कुशलता पर। तो किस पे देंगे? हिंदी भाषा में भाषा प्रयोग की कुशलता पर ज्यादा जोर देंगे। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। जब मूल्यांकन का प्रयोजन किसी विशिष्ट अधिगम प्रक्रिया में संकल्पनाओं को स्पष्ट करना होता है, तो ऐसा मूल्यांकन क्या कहलाता है? ऐसा मूल्यांकन क्या कहलाता है? जब मूल्यांकन का प्रयोजन किसी विशिष्ट अधिगम प्रक्रिया में संकल्पनाओं को स्पष्ट स्पष्ट करना होता है, तो ऐसा मूल्यांकन निरंतर मूल्यांकन, संज्ञानात्मक मूल्यांकन, कौशलात्मक मूल्यांकन या निर्माणात्मक मूल्यांकन? तो यहाँ पे देखो, संकल्पनाओं को स्पष्ट करना होता है, तो यहाँ पे अपन एक निर्णय ले रहे हैं। ठीक है, अधिगम प्रक्रिया में अपन एक निर्णय ले रहे हैं, तो इसका सही आंसर होगा निर्णयात्मक मूल्यांकन कहलाता है। अगला क्वेश्चन, शिक्षण में मापन से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? शिक्षण में मापन से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? मापन का क्षेत्र सीमित होता है, ये भी
ये भी सही है। मापन का क्षेत्र सीमित होता है, ये भी सही है। मापन अल्पकालीन होता है, ये भी सही है। मूल्यांकन दीर्घकालीन होता है। मापन से युक्ति के व्यवहार किसी एक ही पक्ष का, ठीक है, ये भी सही बात है कि मापन से युक्ति के व्यवहार के एक ही पक्ष का निर्धारण किया जाता है, जबकि मूल्यांकन से उसके बहुत सारे पक्षों का निर्धारण किया जाता है। मूल्यांकन प्रक्रिया में मापन साध्य होता है नहीं। मूल्यांकन प्रक्रिया में मापन साध्य नहीं, साधन होता है। एक बस मूल्यांकन प्रक्रिया में मापन एक साधन है। साध्य क्या है? साध्य मूल्यांकन है, तो मूल्यांकन साध्य है और मापन साधन है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। दैनिक पाठ्य योजना का निर्माण किस शिक्षण सूत्र पर आधारित होता है? दैनिक पाठ्य योजना का निर्माण किस शिक्षण सूत्र पर आधारित होता है? ज्ञात से ज्ञात की ओर, ज्ञात से ज्ञात की ओर, अंश से पूर्ण की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। इसका सही आंसर होगा पूर्ण से अंश की ओर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रश्न पत्र केवल ज्ञानात्मक उद्देश्य की पूर्ति करता है, तो उसमें मूल्यांकन की कौन सी विकृति है? एक प्रश्न पत्र केवल ज्ञानात्मक उद्देश्य की पूर्ति करता है, तो उसमें मूल्यांकन की कौन सी विकृति है? तो इसमें मूल्यांकन की कौन सी विकृति है? व्यावहारिकता की? बिल्कुल नहीं। विवेकता की? बिल्कुल नहीं। मानवता की? बिल्कुल। व्यापकता की? व्यापकता की इसमें कमी है, क्योंकि एक एक ज्ञानात्मक उद्देश्य से पूर्ति करता है। अगला क्वेश्चन। हिंदी भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? हिंदी भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषा का ज्ञान देना, प्रश्न पूछने, अपनी बात करने का अवसर देना? बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। मौन पाठन के उपरांत शब्दार्थ कराना, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। व्याकरण नियम कंठस्थ कराना तो बिल्कुल ही नहीं होगा। इसका सही ऑप्शन चार ऑप्शन में सही ऑप्शन कौन सा लग रहा है? भाषा का ज्ञान देना। साथियों, ऑप्शन पढ़ते समय शिक्षण विधियों के 3 ऑप्शन गलत करके भी एक ऑप्शन सही निकाल सकते हैं। अगर नकारात्मक ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं होगा शिक्षण विधियों में। अब बच्चे से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसमें हमेशा पॉजिटिव ऑप्शन ही चूज करना है अपन को। चलो आगे अगला प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, ये तो है। स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात करना, ये भी भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ कराना, अभी आ गया ना यहाँ पे नेगेटिव शब्द, क्रम से कंठस्थ कराना, ये बिल्कुल ही नहीं होगा, ये नेगेटिव है। ध्वनि संकेत चिन्हों को का संबंध बताना, ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध, ये भी सही है। तो कौन सा उद्देश्य नहीं? वर्णमाला को कंठस्थ कराना, ये बिल्कुल नहीं होगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न। पाठ योजना के प्रस्तुतिकरण में बल दिया जाता है, तो पाठ योजना के प्रस्तुतिकरण में बल दिया जाता है मूल्यांकन पर, छात्र अध्यापक, अधिगम, अंतः क्रिया पर, पुनरावृत्ति पर, इनमें से कोई नहीं। तो पाठ्य योजना के प्रस्तुतिकरण में छात्र अध्यापक, अधिगम, अंतः क्रिया पर बल दिया जाता है। हालांकि शिक्षण कौशल का मुख्य उद्देश्य, शिक्षण कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षण को प्रभावी बनाना, शिक्षण विधियों को प्रभावी बनाना, शिक्षण सहायक सामग्री को प्रभावी बनाना, या उपयुक्त सभी। तीनों ऑप्शन सही है, तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। ब्लूम के थ्री एच में सम्मिलित नहीं है। बी एस ब्लूम के थ्री एच में क्या सम्मिलित है? ज्ञानात्मक उद्देश्य सम्मिलित है, भावात्मक भी है, क्रियात्मक भी है। कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? स्वास्थ्य बिल्कुल भी नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण कौशलों के विकास की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? बड़े क्वेश्चन है। शिक्षण कौशलों के विकास की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? भाषा विधि, सूक्ष्म शिक्षण विधि, मॉन्टेसरी विधि, किंडरगार्टन विधि। तो इसकी शिक्षण कौशलों के विकास की सर्वश्रेष्ठ विधि है सूक्ष्म शिक्षण विधि। उद्देश्यों के वर्गीकरण के आधार पर कौन सा गलत है? कौन सा गलत है ये देखना है। बीएस ब्लूम ने ज्ञानात्मक उद्देश्य दिया है, सही बात है। कतेवाल ने भावात्मक उद्देश्य दिया है, ये भी सही है। सिम्पसन ने क्रियात्मक दिया है, तो मुझे को नहीं। तो तीनों ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन गलत है। हर वर्ड की पद्धति में सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा है? प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, प्रयोग, प्रस्तुतिकरण। अच्छा क्यों सुनिए, याद रखना, हर वर्ड की पंचपदी में सबसे महत्वपूर्ण पद है प्रस्तुतिकरण। कौन सा है? प्रस्तुतिकरण। अगला क्वेश्चन। निर्णय लेना, परामर्श देना आदि व्यवहार का परिवर्तन किस उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं? निर्णय लेना, परामर्श देना, व्यवहार का परिवर्तन किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है? ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत, अवबोधात्मक उद्देश्य के अंतर्गत, कौशलात्मक उद्देश्य के अंतर्गत, या ज्ञान
उपयोगात्मक ज्ञान ज्ञान लिया और उसका उपयोग किया, तभी तो निर्णय ले रहे हैं, परामर्श दे रहे हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, बच्चों के घर की भाषा और विद्यालय की भाषा के बीच संबंध को, तो बच्चों के घर की भाषा और विद्यालय की भाषा के बीच जो संबंध को कैसे देखना चाहिए, करना चाहिए? कठोरता से देखना चाहिए, अपेक्षित व्यवहार करना चाहिए, उसकी विविधता और लचीलापन के साथ देखना चाहिए, या समाप्त कर देना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा उसकी विविधता और लचीलापन के साथ देखना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षण उद्देश्य और लक्ष्य के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? लक्ष्य साधन होते हैं, उद्देश्य अल्पकालीन होते हैं, लक्ष्य की प्रकृति दार्शनिक होती है, उद्देश्य का संबंध शिक्षण से होता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है लक्ष्य साधन होते हैं। लक्ष्य साधन नहीं, साध्य होते हैं। क्या होते हैं? साध्य। उद्देश्य, उद्देश्य होता है साधन। उद्देश्य अल्पकालीन होते हैं, उद्देश्य छोटे छोटे होते हैं। लक्ष्य एक बड़ा, लक्ष्य हमेशा बड़े होते हैं, दीर्घकालीन समय के लिए होते हैं, जबकि उद्देश्य अल्पकालीन समय के लिए होते हैं। तो ये इसका सही आंसर है लक्ष्य साधन होते हैं, ये गलत है, लक्ष्य साध्य होते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीसीए में संचय अभिलेख को किस नाम से जाना जाता है? सीसीए में संचय अभिलेख को मूल्यांकन पत्रक के नाम से जाना जाता है, नील पत्र के नाम से जाना जाता है, पोर्टफोलियो फाइल के नाम से जाना जाता है, या वार्षिक अभिलेख पंजिका के नाम से जाना जाता है? तो संचय अभिलेख को पोर्टफोलियो फाइल के नाम से जाना जाता है, याद रखना प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन, सबसे कम प्रभावी शिक्षण स्तर है? सबसे कम प्रभावी शिक्षण स्तर है चिंतन स्तर, बोध स्तर, स्मृति। तो सबसे कम प्रभावी शिक्षण स्तर है स्मृति स्तर, और सबसे अधिक प्रभावी शिक्षण अधिक, तो सबसे अधिक 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 कौन सा है? चिंतन स्तर। चिंतन स्तर सबसे अधिक प्रभावी शिक्षण स्तर है, इसका सही आंसर स्मृति स्तर है सबसे कम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ योजना में शामिल नहीं है? पाठ योजना में क्या शामिल नहीं है? विद्यार्थियों का ज्ञान, उद्देश्यों को स्पष्टता, शिक्षण का ज्ञान, या फिर योजना की दृढ़ता? तो योजना की दृढ़ता पाठ योजना में शामिल नहीं है। पाठ योजना में विद्यार्थियों का ज्ञान भी है, उद्देश्य की स्पष्टता को भी शामिल किया गया है, शिक्षण के ज्ञान को भी शामिल किया, लेकिन योजना की दृढ़ता नहीं किया गया है। सतत मूल्यांकन एक सतत अगला क्वेश्चन है, सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है? सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ क्या है? प्रतिदिन परीक्षाएं लेना, हर महीने परीक्षाएं लेना, बच्चों के भाषा प्रयोग का नियंत्रण अवलोकन करना, बच्चों के परीक्षा संबंधी भय को कम करना। तो इसका एक निहितार्थ है यहाँ, चलो दो ऑप्शन तो होंगे नहीं, एक है एक है। तो सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ सबसे उचित ऑप्शन 3 और 4 में 3 लग रहा है। इसका सही आंसर बच्चों की भाषा प्रयोग का नियंत्रण अवलोकन करना इसका करेक्ट आंसर है। आज का लास्ट क्वेश्चन, प्राचीन पाठ योजना के जनक कौन है? प्राचीन पाठ योजना के जनक है हर्बर्ट। प्यारे साथियों, सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से प्रस्तावना कौशल, प्रश्न कौशल, श्यामपट्ट कौशल आदि कौशलों का विकास किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।